नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। विधानसभा चुनाव जीते बीजेपी के सभी सांसदों ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारे थे 21 सांसद, 12 जीते। एमपी में सीएम सिलेक्शन के लिए नियुक्त होंगे पर्यवेक्षक। शिवराज के बाद अब वीडी शर्मा बोले, मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं, ना ही मेरा नाम कहीं है। दिल्ली दंगे को लेकर कोर्ट ने ईडी के स्पेशल डायरेक्टर को समन जारी किया, पेश होने का आदेश। राजस्थान में बीजेपी के नाम को लेकर असमंजस, पीएम आवास पर 4 घंटे हुआ मंथन। संगठन ने विधायकों को अपने क्षेत्र में भेजा। पूर्व सीएम कमलनाथ से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हार की वजह पूछी। आलाकमान ने कमलनाथ से पीसीसी चीफ के लिए नाम मांगे। करनी सेना अध्यक्ष को गोली मारने वाला सेना का जवान छुट्टी लेकर हरियाणा गया था। लॉरेंस गैंग के संपर्क में था। घटना को लेकर राजस्थान में विरोध। तूफान मिचोंग से चेन्नई में तबाही, 72 घंटे में बिजली नहीं, इंटरनेट बंद। आईएएफ के हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है खाना। डीएमके सांसद के गौमूत्र वाले बयान पर हंगामा। लोकसभा में बीजेपी ने नारे लगाए, सेंथिल ने माफी मांगी। विवादित बयान रिकॉर्ड से हटाया गया। गृह मंत्रालय ने अवैध इन्वेस्टमेंट, पार्ट टाइम जॉब, फ्रॉड करने वाली 100 वेबसाइट को किया ब्लॉक। मिजोरम गवर्नर से मिलेंगे जेडपीएम नेता लाल दुहुमा। सरकार बनाने का दावा पेश किया। 8 दिसंबर को सीएम का शपथ ग्रहण। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति लाएगी टेस्ला की सस्ती कार। एलन मस्क बोले, प्रोडक्शन लाइन लोगों का दिमाग हिला देगी। दुनिया का सबसे एडवांस प्लांट होगा। फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में 4 भारतीय। निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार लिस्ट में शामिल। जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन टॉप पर। 6,734 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने वाली पहली कार बनी पोर्शे। रोमेन डुमास ने स्पोर्ट्स कार को चिली में पहाड़ी पर चढ़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी अंजला अदनान की हत्या। हमलावरों ने 4 गोलियां मारी, अस्पताल में मौत। 2015 में बीएसएफ जवानों पर हमले का मास्टरमाइंड था। पन्नू ने भारतीय संसद पर हमले की दी धमकी। कहा, 13 दिसंबर तक अटैक करेंगे। 2001 में इसी दिन अफजल गुरु ने हमला किया था। हमास ने बंधकों को छोड़ने से पहले ड्रग्स दिए। दुनिया के सामने इन्हें खुश दिखाना था। अमेरिका बोला, कट्टरपंथी इजरायलियों को वीजा नहीं। साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया रवाना। 10 दिसंबर को पहला T20 टेस्ट। टीम में शामिल रोहित, विराट 20 दिसंबर को टीम के साथ जुड़ेंगे। लियोन मेसी टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 बने। ये अवार्ड पाने वाले पहले फुटबॉलर। पिछले महीने मिला था प्रतिष्ठित अवार्ड बैलोन डी'ओर। 5 दिन में 441 करोड़ हुआ एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मंगलवार को देश भर में कमाए 38 करोड़। 32 करोड़ हुआ सैम बहादुर का टोटल कलेक्शन। स्काई ड्राइविंग से डरते हैं अमिताभ बच्चन। बोले, मैंने अभिषेक और श्वेता को कभी परमिशन नहीं दी। फिश हंटिंग करना ज्यादा बेहतर है। उद्धव ठाकरे ने अडानी के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है कि जल्दी वो धारावी से मुंबई में अडानी समूह के ऑफिस तक मार्च करेंगे। ये मार्च धारावी पुनर्विकास परियोजना और बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना का ठेका देकर व्यापारी समूह का पक्ष लिया है। बता दें, जुलाई में महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक रूप से 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह की फॉर्म को सौंप दिया था। उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि धारावी के लोगों को सिर्फ 350 वर्ग फुट नहीं बल्कि 400 से 500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली जगह मिलनी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि धारावी में रहने वाले लोगों को उनकी आजीविका के कारण धारावी में ही स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जो ज्यादातर विनिर्माण उत्पादों पर निर्भर करती है। धारावी निवासियों को 400 से 500 वर्ग फुट की जगह मिलनी चाहिए। लगभग 80,000 से 90,000 झुग्गियों को पुनर्विकास के बाद भी जगह के लिए योग्य होने के लिए अयोग्य दिखाया गया है। मैं अडानी से पूछना चाहता हूं कि वह
इस बारे में क्या करने जा रहे हैं? सरकार उद्योगपति की मदद कर रही है। शिवसेना धारावी का पुनर्विकास चाहती है, लेकिन पुनर्विकास अनुबंधन देने और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्विकास के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया पर संदेह है। धारावी पुनर्विकास परियोजना संदिग्ध है। धारावी की गंदी झुग्गियों को सोने के दाम मिल गए हैं। हमारी इच्छा है कि धारावी के छोटे व्यापारियों को भी वहाँ जगह मिले। विकास कार्यों के कारण मुंबई की सांसें थम गई। जीरो प्लानिंग के कारण मुंबई में काफी प्रदूषण है। सरकार सिर्फ ठेके दे रही है। यह ठेका देने वाली सरकार है। खबर है कि अबुदत नगर बांद्रा का पुनर्ग्रहण भी अडानी को दिया जाएगा। वे सब कुछ केवल अडानी के लिए कर रहे हैं। उद्धव ने आरोप लगाया कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं के पूरे होने की गारंटी कैसे दी, जब विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया। परियोजनाओं में सरकार की केवल 20% भागीदारी है, जबकि अडानी की 80% भागीदारी है। उन्होंने सवाल किया कि बिजली बिल का ठेका भी अडानी को दिया गया है। अडानी को सब कुछ कैसे दिया गया है? यदि आप सभी उद्योग को गुजरात ले जा रहे हैं तो आप मुंबई में क्या करेंगे? 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने के बाद से ही लगातार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की स्क्रूटनी में मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर ने सीधे ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि इससे पहले कि आप मध्य प्रदेश चुनाव पर किसी प्रायोजित राय की चपेट में आए, ये 6 पॉइंट ध्यान से देख लीजिए। ये समीक्षक नहीं, प्रत्याशी और विधायकों की स्क्रूटनी है। नंबर 1, जहां कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से पराजित हुई है, वहां 100 से अधिक ईवीएम मशीनें मतगणना के समय 99% तक चार्ज मिली हैं, जबकि मतदान के दौरान 10 घंटे से ज्यादा इसका उपयोग हो चुका था। इसका आशय हुआ कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान इन मशीनों का बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ, जो कि किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इससे इस बात का शक होता है कि या तो ईवीएम बदली गई या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। नंबर 2, प्रत्याशियों ने बताया कि औसतन 100 ईवीएम मशीनें या 20,000 वोट से छेड़छाड़ का गंभीर मामला दिखाई देता है। नंबर 3, जब पोस्टल वोट में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल रहा था, तो ईवीएम मशीनों में अचानक से कम हो जाना संदेह पैदा करता है। नंबर 4, इस हेरफेर से भाजपा ने जब ज्यादातर सीटों पर अपनी बढ़त हासिल कर ली, तो प्रशासन पर दबाव बनाकर मतगणना के आखिरी 5 राउंड में कम अंतर से पीछे चल रहे या आगे चल रहे कांग्रेस के प्रत्याशियों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। नंबर 5, सभी प्रत्याशियों ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और प्रत्याशियों को भी कमलनाथ जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। अब असल आवश्यकता इस बात की है कि पूरी तरह से संदिग्ध हो चुकी ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटाने के लिए कारगर उपाय किए जाएं। नंबर 6, प्रत्याशियों ने यह भी बताया है कि इस बार उन्हें भाजपा के प्रभाव वाले बूथों पर पहले की तुलना में ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके सबसे मजबूत बूथों पर उनके वोट अप्रत्याशित रूप से नीचे आ गए। अब इस ट्वीट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो फिर इस पर विपक्षी नेता एकजुट होकर आंदोलन क्यों नहीं करते। ईवीएम मैनिपुलेशन का मतलब है लोकतंत्र का गला घोटना, और विपक्ष को लोकतंत्र मजबूत करने के लिए जनता की आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ ट्वीट खेलने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए। चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल खड़ा कर फिर शांत हो जाना, ये कई सालों से चल रहा है। शायद इसीलिए बार बार घटनाएं दोहराई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर जंग भी छिड़ गई है। वहां तो आम जनता भी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी की बम्पर जीत से खुद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी हैरान हैं, भले ही वो इसका दिखावा ना करें। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है, ये जांच का विषय है। उनतीसवें कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का आगाज बीते दिन हुआ। इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान सीएम ममता बनर्जी के साथ साथ बॉलीवुड से भी कुछ सेलेब्स नजर आए। फेस्टिवल में सलमान खान, अनिल कपूर, सौरव गांगुली समेत कई सेलेब्स मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में आए अतिथि और सीएम ममता बनर्जी के बीच काफी बातचीत होती दिखाई दी। खास बात यह है कि इस दौरान सलमान खान ने मजाकिया अंदाज में बताया कि ममता बनर्जी के घर की वजह से उन्हें जलन होती है। मजाकिया अंदाज में नजर आ रहे सलमान खान का इवेंट में कहना था कि जब दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया तो मेरे जहन में एक ही सवाल था, क्या उनका घर इतना ही छोटा है जितना कहा जाता है? क्या मेरे घर से भी छोटा है? एक दिन मुझे अनिल कपूर ने अपने घर बुलाया था और कहा चलो पहले फ्लोर पर चलते हैं, जबकि 4 फ्लोर और बाकी थे। मुझे लगता है वो अब और बड़ा हो गया होगा। मैंने पूछा भी क्या,
आपने मुझे जेलस फील करवाने के लिए बुलाया था। दीदी की बात करें तो मुझे उनसे जलन हो रही है कि उनका घर वाकई मेरे से भी छोटा है। सलमान खान का इस तरह सीएम ममता बनर्जी की तारीफ करना जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि बीते चुनावों के दौरान सलमान खान को पीएम मोदी संग कई मौकों पर देखा गया था, जिसमें एक बार दोनों साथ में पतंग उड़ाते हुए भी दिखाई दिए थे। तब से ये कयास लगाए जाने लगे कि सलमान खान बीजेपी और खासकर पीएम मोदी के सपोर्टर हैं। हालांकि 2024 चुनाव से पहले सलमान का इस तरह खुले दिल से ममता बनर्जी की तारीफ करना कई अटकलों को जन्म दे रहा है। उधर इसके साथ ही सलमान खान का कहना था, मेरी छोटे घर की इच्छा नहीं रखता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स दे दिया है। इन्होंने मुझे दिखाया कि वो कितनी सिंपल है और दिखावे की जरूरत नहीं रखती हैं। बता दें कि सलमान खान मुंबई के बांदा वेस्ट में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। अक्सर सिनेमा लवर सलमान खान के घर के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। वहीं ईद और जन्मदिन के मौके पर सलमान फैन से मिलने भी आते हैं। हालांकि अचानक सलमान खान का इस तरह सीएम ममता बनर्जी की तारीफ करना जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से इस वक्त दिल तोड़ देने वाली खबर आ रही है। देश के सबसे बड़े शो सीआईडी में इंस्पेक्टर फेड्रिक्स की भूमिका निभाने वाले एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते हुए आखिरकार वो हार गए। वो सिर्फ 57 साल के थे। दिनेश मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। सीआईडी के दूसरे एक्टर नरेंद्र गुप्ता ने दिनेश के निधन की जानकारी दी है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, चरणों में स्थान दे, ओम शांति, रेस्ट इन पीस माय डियर फ्रेंड दिनेश, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। हम तुम्हारी यादों के साथ रहेंगे। पहले खबर थी कि दिनेश को हार्ट अटैक आया है, लेकिन बाद में सीआईडी के एक्टर दयानंद शेट्टी ने बताया कि दिनेश का लीवर डैमेज हुआ है। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। उनमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचा नहीं सके। अस्पताल में दिनेश के साथ लगातार सीआईडी के एक्टर्स की टीम बनी हुई थी। दिनेश असल जिंदगी में बहुत खुश मिजाज इंसान थे। दिनेश ने 20 सालों तक सीआईडी में फेड्रिक्स का किरदार निभाया था। उनके किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी एक छोटा सा रोल किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में भी कैमियो किया। सीआईडी के अलावा दिनेश आमिर खान के साथ सरफरोश और ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 का भी हिस्सा रहे। दिनेश ने अपने किरदार से लोगों का जितना मनोरंजन किया, शायद लोग उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।